तो आइए ईच और एवरी का प्रत्येक आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ईच का प्रयोग और एवरी का प्रयोग ये दोनों कहाँ पे होगा और इसका रूल क्या है, किस स्थिति में होगा। ईच का अर्थ होता है ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। ईच माने प्रत्येक होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए, लेकिन चार से कम के लिए यानी दो या तीन वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ दो लड़के हैं, उनमें से हर कोई अच्छा है, तो इसका यहाँ दो लड़के हैं बनेगा देयर आर टू बॉयज़ हेयर, और उनमें से हर कोई अच्छा है। दूसरा सेंटेंस है ये, तो ईच ऑफ देम, उनमें से हर कोई का ईच ऑफ देम होगा, तो ईच ऑफ देम इज गुड। ठीक है। ईच का प्रयोग दो या तीन में से चुनना होता है, में से हर कोई एक, दो या तीन बस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ईच वहाँ पे लगेगा, दो या तीन में से हर कोई, उसके लिए ईच। और एवरी का प्रत्येक, एवरी का भी अर्थ होता है प्रत्येक, लेकिन एवरी का प्रयोग तीन से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। और ये दोनों वस्तु या व्यक्ति दोनों के लिए होगा, व्यक्ति भी और वस्तु भी। जैसे यहाँ आठ लड़के हैं, यहाँ कितने लड़के हैं? 8, उनमें से हर कोई अच्छा है, तो बनेगा यहाँ 8 लड़के हैं का देयर आर 8 बॉयज़ हेयर, देयर आर 8 बॉयज़ हेयर, और उनमें से हर कोई अच्छा है का एवरी वन ऑफ देम इज गुड। ये एवरी वन ऑफ देम का मतलब उनमें से हर कोई। यहाँ पे एवरी वन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ 3 से अधिक में से हर कोई है, 3 से अधिक है, 8 है, और 8 में से हर कोई है, तो देयर आर 8 बॉयज़ हेयर, 8 लड़के हैं यहाँ, और उनमें से हर कोई अच्छा है, सब 8 के 8 अच्छा है, तो एवरी वन ऑफ देम इज गुड। ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। एवरी वन 3 से अधिक में से हर कोई होगा, और ईच 2 या 3 में से हर कोई, 2 या 3 में से हर कोई, ईच का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ एक और एग्जांपल दूसरा देखिए, यहाँ 5 लड़के हैं, उनमें से हर कोई अच्छा है, 5 गो लड़का है, उनमें से पाँचों के पाँचों अच्छा है। अगर ये हमें बोलना हो तो देयर आर 5 बॉयज़ हेयर, ये हो गया यहाँ 5 लड़के हैं, उनमें से हर कोई अच्छा है, तो एवरी वन ऑफ देम इज गुड। और ये दो वालों में क्या कंडीशन है, यहाँ 2 लड़के हैं, 2 ही लड़के हैं, उनमें से हर कोई अच्छा है, यानी दुन्नू के दुन्नू अच्छा है, तो देयर आर 2 बॉयज़ हेयर ईच ऑफ देम, यहाँ ईच ऑफ देम का मतलब उनमें से हर कोई, इज गुड। बस दोनों का मतलब सेम ही है, उनमें से हर कोई, लेकिन ये 2 के लिए होगा, 2 या 3 के लिए, और ये 3 से अधिक के लिए, 3 से अधिक कितनों। नोट, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इज मेन वर्ब, यहाँ सीधे वर्ब लिख दिया गया इसलिए क्योंकि मेन वर्ब भी और वर्ब भी दोनों का यहाँ बोध हो जाएगा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का यूज हो जाएगा, दोनों का ये वर्ब से दोनों का मतलब निकलता है, इसलिए तो ये कह रहा है कि ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, या हेल्पिंग वर्ब हो तो जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, ईच का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। और जैसे हर कोई हंसता है, तो एवरी वन लाफ्स, ये तो टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए यहाँ वर्ब में जब एस लगता है, वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है, और नाउन में जब एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है।
तो ये वर्ब था, ये प्लूरल वर्ब, कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है, एस लगा ये सिंगुलर बन गया। उसके बाद सब कुछ अच्छा है, तो ऑल इज वेल हो गया। नेक्स्ट आगे और मैं समझा रहा हूँ। ऑल, ऑल का अर्थ होता है सब कोई, सब कुछ। ऑल का अर्थ सब कोई, सब कुछ। ऑल सब कोई, जब सब कोई मीनिंग निकलेगा व्यक्ति के लिए तो क्या कंडीशन है देखिए, जब किसी व्यक्ति के लिए ऑल का प्रयोग किया जाता है तो ऑल प्लूरल फॉर्म में होता है, और तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑल का प्रयोग जब किसी व्यक्ति के लिए ऑल का प्रयोग किया जाता है तो ऑल प्लूरल फॉर्म में होता है, और तब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब कोई मरणशील है, तो ऑल आर मोर्टल। सब कोई मरणशील है मतलब सभी मनुष्य मरणशील होते हैं, सब के सब एक न एक दिन मरेंगे, तो उसे मरणशील कहा जाता है जो अमर नहीं है। तो सब के सब यानी सब कोई मरणशील है, ऑल आर मोर्टल। और इसे ये समझ में आना चाहिए, जैसे ये आर का जो प्रयोग रहेगा ना किसी भी सेंटेंस में, तो बस समझ जाना है कि ये जो है यहाँ पे ऑल का जो अर्थ है वो कोई व्यक्ति के लिए है। ठीक है, यही इंग्लिश में यही पकड़ने का एक तरीका है, इसका एक ही रूल है। जब ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो समझ जाना है कि ये जो है ऑल, इस ऑल का मतलब कोई ना कोई व्यक्ति के लिए निकला है, कोई मनुष्य के लिए। ठीक है, सब कोई। उसके बाद ऑल सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ, ऑल का मतलब सब कुछ होता है। जब किसी वस्तु के लिए ऑल का प्रयोग किया जाता है तो ऑल सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो ऑल सिंगुलर फॉर्म में होता है, और तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कोई वस्तु के लिए ऑल जो है, जब कोई वस्तु के लिए यूज किया जाएगा ना कोई भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे जो है ऑल सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, और सिंगुलर फॉर्म में अगर ऑल है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। जैसे सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, ये जो इज है इस इज से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इज लगल है, इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई वस्तु के लिए यूज हुआ है। तो ऑल इज वेल का मतलब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल ये वस्तु के लिए होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु के लिए यूज किया जाएगा तो इज आएगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ऑल का अर्थ सिंगुलर वर्ब लेगा वहाँ पे, और जब कोई व्यक्ति के लिए यूज होगा तो आर लगेगा, ऑल आर मोर्टल, तो ये मनुष्य के लिए है, यानी कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं, इसलिए ऑल आर मोर्टल, सभी मरणशील होते हैं, हर कोई मरणशील होते हैं। ठीक है, ऑल इज वेल का मतलब सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ जो अच्छा है वो सब कुछ व्यक्ति नहीं आएगा उसमें, व्यक्ति को छोड़ के जितने भी वस्तु है वो सब आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा है सिवाय व्यक्ति के। ठीक है, व्यक्ति के लिए आर यूज होगा। अब समथिंग, तो समथिंग का अर्थ होता है कुछ। ऐसे तो समथिंग माने जो है समथिंग, और सम माने भी कुछ होता है। ठीक है, लेकिन समथिंग कहाँ यूज करेंगे और सम कहाँ यूज करेंगे। समथिंग का अर्थ होता है कुछ, तो समथिंग का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। समथिंग का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, और यह हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होता है, और हमेशा यह सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगता है। ठीक है, अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। जैसे वहाँ कुछ है, तो देयर इज समथिंग देयर, वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है का मतलब देयर इज समथिंग देयर, ये जो देयर है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये देयर ये वहाँ का। ठीक है, देयर इज समथिंग देयर। एक मिनट, अब आते हैं नीचे, वहाँ कुछ है, यहाँ पे हम लोग थे देयर इज समथिंग देयर। अब ये सॉम
ये तो समथिंग का प्रयोग देख लिए कि समथिंग का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है जिसमें जान और प्राण नहीं है। निर्जीव वस्तु किसे कहेंगे? जिसमें जान और प्राण नहीं है। ये मार्कर क्या है? निर्जीव है। ये बोर्ड क्या है? निर्जीव है। ये कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, ये सब क्या है? निर्जीव है। तो ये सब निर्जीव वस्तु है। निर्जीव वस्तु के लिए यहाँ पे समथिंग का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं सम पे। तो सम का अर्थ भी वही होता है, कुछ। सम माने भी कुछ होता है। सम का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। ठीक है, दोनों के लिए होता है। सम का जो प्रयोग होता है वो सजीव भी और निर्जीव भी, दोनों। तो निर्जीव तो आप जानेंगे कि निर्जीव क्या होता है। निर्जीव मतलब कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क जिसमें जान और प्राण नहीं है। ठीक है। सजीव क्या होता है? तो सजीव जिसमें जान और प्राण होता है उसे सजीव वस्तु कहते हैं। जैसे मनुष्य, कीड़ा मकोड़ा, जानवर, ये सब में जान है। पेड़ पौधे, इस सब में जान है। ये सब सजीव है। जैसे, और ये सम का प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों वचनों में होता है। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, जहाँ पे सिंगुलर वहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर लगेगा। जहाँ पे प्लूरल है वहाँ पे प्लूरल पता चल जाता है। हाँ कुछ है, यहाँ पे जैसे ही कोई सम का प्रयोग जब कोई व्यक्ति के लिए जब यूज होगा तो आर लग जाएगा, और जैसे कोई वस्तु के लिए यूज होगा तो वहाँ पे ई जाएगा। ऊपर से आप लोग को यहाँ से समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसी का एग्जाम्पल का मैं जवाब दे दिया हूँ। वहाँ कुछ है तो देयर इज समथिंग देयर। इसका सम में एग्जाम्पल इसी का ले लिया हूँ, इसका जवाब ले लिया हूँ। हाँ कुछ है, हाँ कुछ है। तो यस देयर आर सम, यस देयर आर सम। यहाँ व्यक्ति का बात हो रहा है, आर लगल है, यानी कोई व्यक्ति का बात हो रहा है। हाँ देयर आर सम, हाँ वहाँ कुछ है। अब हो सकता है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति हो सकता नहीं है, मतलब कंफर्म आर लगल है तो कोई व्यक्ति का ही बातें हो रहा है। ओके, अब आगे बताते हैं।